सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको जैसा कि पता है कि हमारे चैनल पर इस समय जीएस के एमसीक्यू सीरीज चल रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज एक नए सीरीज के साथ आपके समक्ष मैं उपस्थित हूं। जैसा कि हमने बताया है कि अपने इस सीरीज के तहत हम जीएस के जनरल स्टडीज के स्तरीय प्रश्न लेते हैं जो बड़े से बड़े और छोटे कंपटीशनों में भी समान रूप से उपयोगी है। ठीक है ना। तो आज हम लोग इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ठीक है ना। तो हम जरा इसको देखें कौन कौन सा ग्रंथ है। ए सामवेद, बी ऋग्वेद, बी ऋग्वेद, सी भगवत गीता, भगवत गीता और डी है उपनिषद। ठीक है। गायत्री मंत्र जिसको ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ये कहा जाता है। और गायत्री मंत्र निश्चय ही भारतीय सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख आधार माना जाता है। तो इसका उल्लेख जनरली किस ग्रंथ में है? तो इसका सटीक उत्तर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में यह गायत्री मंत्र उपस्थित है और इसके मुख्य रचयिता जो हैं, इसके रचयिता हैं विश्वामित्र ऋषि, जिसके बारे में आप जानते हैं। विश्वामित्र ऋषि ने गायत्री मंत्र सविता को समर्पित किया है। ठीक है ना। एक प्रकार से यह सूर्य को समर्पित है और सविता को समर्पित यह गायत्री मंत्र ये भारतीय संस्कृति का, चाहे सनातन धर्म का मुख्य आधार के रूप में माना जाता है। नंबर 2 प्रश्न है, पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है माने यह जानना चाहता है कि पंचायती राज संविधान में जो 3 सूचियां वर्णित हैं, संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची, इनमें किस सूची में वर्णित है यह बताना है। तो पहला ए ऑप्शन संघ सूची, नंबर बी राज्य सूची, नंबर सी समवर्ती सूची और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। तो पंचायती राज, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायती राज जनरली पंचायत का, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे पंचायत के चुनाव की घोषणा, जो भी कुछ हो, ये सारी निर्णय लेना हो पंचायत चुनाव के बारे में, ये सब राज्य सरकार करता है। ठीक है ना। इसका जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उससे कुछ लेना देना नहीं। ठीक है ना। तो किसका विषय हो गया? ये राज्य सूची का विषय। ठीक है ना। ये राज्य सूची का विषय, स्टेट लिस्ट का यह एक विषय है। इसका मूल आधार यह भी हम देखते हैं कि इसके चुनाव का कोई भी निर्णय होता है वो राज्य सरकार ही लेती है उसको कराने का। और एक राज्य निर्वाचन आयोग है जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अलग है, वह राज्य निर्वाचन आयोग ही इसके चुनाव के कराने का पूरा व्यवस्था करता है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंचायती राज, इसलिए इन आधारों को इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर कोई कंफ्यूजन पैदा हो जाए तो आप याद रखें कि राज्य सरकार निर्णय लेती है या राज्य निर्वाचन आयोग इसको कराता है, तो जाहिर सी बात है ये राज्य सूची का ही विषय होगा। ये याद करने के लिए आपको उसके अगल बगल की चीजें भी याद करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। तो मैंने बताया कि अपने इसके माध्यम से मैं कई प्रश्नों को जोड़ूंगा। अब एग्जाम में यह भी आ सकता है
कि पंचायती राज को चुनाव करवाने का निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेता है। फिर पंचायती राज का चुनाव करवाने का पूरा व्यवस्था कौन करता है? तो केंद्रीय चुनाव आयोग दे देगा। राज्य चुनाव तो आप तो वहां फंस जाएंगे अगर कंफ्यूजन रहेगा या आपके अंदर कॉन्सेप्ट कोई वाला प्रश्न नहीं रहेगा। तो राज्य सरकार करा रही है तो राज्य निर्वाचन आयोग जो अलग से बना है 73वें संविधान संशोधन के तहत, उसका यह निर्णय होता है। ठीक है ना? तो जो प्रश्न भी आप पढ़ें, मैंने एक अपने पुराने वीडियो में ये बताया है कि दिन भर में एक भी अगर आप प्रश्न पढ़ें तो, लेकिन स्तरीय पढ़ें और वो आपको याद भी हो जाए, समझ में याद का मतलब समझ में आ जाए। याद का मतलब रटना नहीं है। प्रश्नों को बार बार पढ़िए, बार बार समझिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप समझेंगे, आप देखेंगे कि प्रश्न के हमेशा एक नए अर्थ आपके समक्ष आ रहे हैं और वो प्रश्न कई प्रश्नों को जोड़े रखा है। अभी देखिए हम लोग एक प्रश्न पढ़े, एक के साथ 3 प्रश्न जाने। तो प्रश्नों की संख्या हमारा गिनाना मूल उद्देश्य कभी नहीं, मैंने आपको बार बार बताया। नेक्स्ट प्रश्न है 3, निम्न में कौन नकदी फसल नहीं है? निम्न में कौन नकदी फसल नहीं है? नकदी फसल नहीं है, कॉमर्शियल क्रॉप्स नहीं है। नंबर ए गन्ना, नंबर बी कपास, नंबर सी जूट, नंबर डी गेहूं। ठीक है ना? अब प्रश्न ये उठता है कि नकदी फसल का मतलब क्या होता है? नकदी फसल का मतलब होता है एक ऐसा फसल जिसको बेचने के लिए ही पैदा किया जाए, खाने के लिए नहीं। ठीक है ना? एक ऐसा फसल जिसको बेचने के लिए पैदा किया, कॉमर्शियल क्रॉप। मतलब वो हमारे भोजन में तो काम आता है, ये कहने मतलब नहीं कि उसको खाया ही नहीं जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा फसल जो हम जनरली बेचने के लिए पैदा करते हैं। ठीक है ना? जिसका उद्देश्य ही वाणिज्यिक हो, कॉमर्शियल हो। ठीक है? तो गन्ना है ही, कपास है ही, जूट है ही, क्या नहीं है? गेहूं। व्हीट जो है वो नहीं है, क्योंकि गेहूं जनरली ज्यादातर लोग बेचते भी हैं लेकिन केवल बेचने के लिए नहीं पैदा होता है। जनरली गेहूं का ज्यादातर उपभोग ही होता है, ज्यादातर इसको भोजन ही किया जाता है। इसीलिए गेहूं जो है वो खाद्यान्न में आता है, खाद्य जिसको खाया जाता है या जिसका उपभोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा और जो है, तो आप इससे इस प्रश्न में आप ये भी जाने गए कि कौन कौन नकदी फसल है? गन्ना, कपास, जूट। कौन नहीं है? गेहूं। तो इससे 2-3 प्रश्न एक साथ आपके तैयार होते। ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नंबर 4, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में से किसके पास है? राज्यसभा को भंग करने का अधिकार निम्न में किसके पास है? निम्न में किसके पास है? तो नंबर ए राष्ट्रपति, नंबर बी उपराष्ट्रपति, नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन का मतलब क्या होता है कि इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता, चाहे वो राष्ट्रपति, जैसे लोकसभा अस्थायी सदन है, उसको भंग किया जाए, राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी कोई भी भंग नहीं कर सकता, ना इसको समाप्त किया जा सकता है, ना इसको भंग किया जा सकता है। ठीक है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई इसे भंग नहीं कर सकता या कोई भंग ही नहीं कर सकता। दोनों बात है। ठीक है ना? कई बार राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन में हमने ले लिया है, सर्वोच्च न्यायालय भी ले लिया, ताकि आपके दिमाग पर जोर पड़े या आप कंफ्यूज हो। ठीक है ना? लेकिन ऐसे प्रश्नों के समय हमें बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है और अपने ज्ञान को स्पष्ट रखना पड़ता है।
मैंने बार बार बताया है कि सिविल सेवा परीक्षा या कोई भी बड़े से बड़े छोटी छोटी परीक्षा हो, ज्यादा ज्ञान से बढ़िया है स्पष्ट ज्ञान। यानी आप हर चीज को कहने के बारे में पूर्ण रूप से संशय रहित हो, मतलब आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। अगर आप स्पष्ट कहने की सक्षम हैं कहने के लिए, तो आप ज्यादा प्रश्न एग्जाम में कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। अगर आप सब कुछ जानकर भ्रमित हैं तो कंपटीशन में इतना कम समय होता है कि भ्रम की अवस्था में आप ज्यादा प्रश्न हल नहीं कर सकते। सही की तो बात ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितना वन आवरण आवश्यक है? कितना वन आवरण आवश्यक है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। नंबर ए, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 25%। नंबर बी, संपूर्ण भूमि का 50%। नंबर सी, संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 40%। और नंबर डी, संपूर्ण भूमि का 33%। ठीक है ना। ये आपसे बताया जा रहा है कि एक देश में अगर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना है, तो पूरे भूमि में कितना % वन होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है संपूर्ण भूमि का 33%, यानी 1/3 होना जरूरी है। अभी भारत में ऐसा नहीं हो पाया है, ठीक है ना। भारत उस ओर अग्रसर है, धीरे धीरे भर। हाँ, देखने में ऐसा तो जरूर रहा कि वनों की बहुत विशाल संख्या दिन ब दिन कम होता जा रहा है, लेकिन सरकार जो वृक्षारोपण वनारोपण जगह जगह करवा रही है उससे बढ़ भी रहा है। लेकिन जनरली लाखों हेक्टेयर भूमि जो है बंजर कर दिया गया है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बड़े बड़े मकान घर बनाए जा रहे हैं, तो संतुलन बिगड़ तो रहा है। लेकिन सरकारी आंकड़े अक्सर वनावरण को वृद्धि ही दिखा रहे हैं। तो हमें ये आशा जरूर करना चाहिए कि हो सकता है, लेकिन उपभोगवादी मनुष्य कितना वनावरण बना पाएगा ये देखने वाली बात है, ये कल्पना का विषय है। लेकिन 33% होगा तभी जो है वो इस क्या कहते हैं पारिस्थितिकी संतुलन बन पाएगा। नेक्स्ट है मर्मागांव बंदरगाह। मर्मागांव बंदरगाह, मर्मागांव बंदरगाह स्थित है। मर्मागांव बंदरगाह कहां स्थित है? नंबर ए उड़ीसा। नंबर बी बंबई। नंबर सी गोवा। और नंबर डी कोलकाता। तो मर्मागांव बंदरगाह जो है वो गोवा में स्थित है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी अनजाना बंदरगाह, इसीलिए मैंने इसको बताया ताकि आप वहां तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो इसी तरह नेक्स्ट सीरीज में हम फिर उपस्थित होंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।